तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। ये जो है सीनियर के लिए 10, 11, 12 जो आपका क्विज कंपटीशन हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका कंपटीशन गया, जो एग्जाम गया, बहुत अच्छा गया होगा, जो टेस्ट गया है। ठीक है। तो अब फर्स्ट में है इंग्लिश फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड 2 to the power 22 इंटू 3 to the power 33 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। इसका हिंदी फॉर्मेट में अगर आप देखें तो सरल कीजिए यही चीज। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 108 का पावर 11। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका अगर सोल्यूशन आपको देखना है तो आप देख सकते हो क्या करना है। इसको हम लोग लिख दिए 2 का पावर 2 इंटू 11, और इसको लिख दिए 3 इंटू 11, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि मान लो ए का पावर एम है और बी का पावर एम है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी का पावर। यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, यहाँ पे 11, और 2 का पावर 2 कितना 4, 3 का पावर 3 कितना 27। तो ये कितना हो जाएगा 108 का पावर। तो इस तरह से बन जाएगा। क्लियर। फिर सेकंड में है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट। यहाँ पे क्या है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया को, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। इसका व्यास मतलब डी, और हाइट है ना, व्यास मतलब त्रिज्या का डबल, डायमीटर होता है। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस उसका हिंदी और इंग्लिश है, बाकी सब कुछ सेम है। तो कैसे करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का, बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच 264। इसका आंसर पहले निकालते हैं। ठीक है। ये है। और एक वॉल्यूम दे दिया, आयतन दे दिया गया पाई r² एच, ये होता है। ठीक है। पता होगा 924। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पाई r h का वैल्यू निकालते हैं, तो 264 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पाई r h, और ये हो जाएगा 132। ठीक है। ये पाई r h का वैल्यू निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे पाई r² h है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई r h इंटू आर, ये डबल आर है, इसको अलग कर दिया। फायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे पाई r h का वैल्यू लिख दिया 132 इंटू आर। अब आर हो गया तो 924, और यहाँ पे 132। ठीक है। इसको 7 बार में काट देंगे, तो रेडियस कितना आ गया, मतलब त्रिज्या जो है वो 7 आ गया, तो इसका डायमीटर जो है 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना, हाइट निकालना है, मतलब ऊंचाई। तो किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे निकालिए या इससे निकाल, तो हम 2 पाई आर इससे ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू, अच्छा आर लिख देते हैं एच, और 264 दिया हुआ था, तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, और एच हमें निकालना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला था रेशियो ऑफ इस डायमीटर टू इट्स हाइट है। हिंदी में अगर हम देखें तो क्या बोला, अनुपात निकाले इसके व्यास और ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई का। तो यहाँ से 7 7 कट गया, एच का वैल्यू 264, और 2 इंटू 22, इसको 132, फिर ये 6 बार में रख दिया, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, और डी का वैल्यू 14 था। तो क्या बोला पहले, डायमीटर टू इट्स हाइट, पहले डायमीटर मतलब पहले व्यास, तो 14 और 6 को करेंगे तो 7 3, मतलब 7:3 आ रहा। ठीक है। 7:3, ऑप्शन नंबर आपका डी आता है। समझ में आई बात। उसी तरह से यहाँ पे है द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है ना, तो उसका एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल मतलब अर्ध, एक वृत्त क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसका परिधि 22 है, उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो इसका आंसर शायद 77/4 होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर, ऐसे इसको देख लेते हैं। तो परिधि मतलब होता है सरकमफेरेंस, क्या होता है 2 पाई आर दिया हुआ है आपका, यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा r = 22। ये 7 उधर चला गया इंटू में, और ये 2 इंटू 22 नीचे आ गया, तो डिवाइड में, तो 7/2 आ गया। तो हमें क्या निकालना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब सेमी सर्कल, वो तो वो होता है 1/2 पाई r², टोटल का पाई r² होता है, उसका हाफ कर देंगे तो आधा है ना, तो 1/2 हो जाएगा 22/7, रेडियस है 7/2 और 7/2। अब यहाँ से 7 7 कट गया, यहाँ से 2 भी कट गया, तो 77/4 आंसर इसका क्या आ गया, 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 4x, द वैल्यू ऑफ। हिंदी में अगर इसको पढ़े तो कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा समीकरण इसका, ठीक है, शून्यक है,
अल्फा बीटा समीकरण का क्या है, शून्यक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पता है शून्यक क्या होता है कि एक्स वाई का वैल्यू जब उसमें पुट करते हैं तो वो पूरा का पूरा जीरो आता है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़े थे एक चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -4 है, और सी का वैल्यू -3 है। ये समझ में आ रहा है इस इक्वेशन में, समीकरण में। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, और बी का वैल्यू है -4, ए का वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए, तो -3/2। अब इससे फायदा क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू निकालने का है ना। ये फायदा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को रहने दें, ये प्लस वाला को इधर माइनस कर दे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के प्लेस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से हम लोग को क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस, ये निकालना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3/2, ये और ये कट गया, तो ये 4 आ गया, माइनस माइनस +3, और ये 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब 5 का आसान है बहुत, a+3 टू द पावर a+b इतना है, 9 इंटू 81 27 दिन। इसका आंसर जो है ये भी बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, हिंदी में उसी तरह से है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि इतना है तो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसका अगर आप सोल्यूशन देखना चाहें तो आसान है, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे 3 का पावर a+b है, अगर हम a+b आ जाएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, बात खत्म। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, तो 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, है ना। 81 को अगर हम लोग 3 से फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से आते जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 3 जा 9, तो 3 का पावर 4 हुआ ना 27। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि अगर सेम बेस होता है तो पावर ऐड होता है, तो 2 + 4 + 3 कितना, 7, सॉरी 2 + 4 6 और 9। ठीक है, तो 9 हो गया, मतलब अगर बेस सेम है तो इसका पावर भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो a+b = 9। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब 6 में है, कोई धनराशि 18 वर्ष के साधारण ब्याज में स्वयं की 3 गुनी हो जाती प्रति वर्ष, मतलब कोई पैसा है 18 वर्ष के बाद वो खुद का 3 गुना हो गया। मान लीजिए आप 10,000 रुपये कर्ज लिए, 18 साल के बाद जो है वो जो 10,000 था वो 30,000 बन गया, 3 गुना, है ना। तो उसका रेट क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा, ये साधारण ब्याज से है। अगर हिंदी में सॉरी, अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, सम ऑफ मनी ट्रिपल ऑफ इट सेल्फ इन 18 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट निकालना, क्या निकालना, रेट निकालना। तो इसका आंसर जो है वो भी बी हो जाएगा, 11.11। ठीक है, देखते कैसे होगा। तो हम लोग को प्रिंसिपल को पी ले लिए और अमाउंट ए होता है। ठीक है, तो अमाउंट जो है 18 ईयर्स में प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो किया, टाइम 18 ईयर्स दे रखा है, और हमें रेट निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब एस आई के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं a - p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ए का वैल्यू 3p - p हो जाएगा रेट। अच्छा, रेट तो निकालना है टाइम 18 ईयर्स का, ये 2p हो गया, और यहाँ पे p इंटू आर इंटू 18 बाई, अब ये p से p खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, r को अगर यहीं पे रहने देते हैं तो बाकी 2 इंटू 100/18 हो रहा है, मतलब ये वाला डिवाइड में था, इनटू में था तो डिवाइड में चला गया, ये डिवाइड में था तो इनटू में चला गया। अब इसको काट देते हैं हम लोग, तो अगर इसको काटेंगे फिर इसको डिवाइड देंगे तो 11.11 रिपीटिंग आएगा, है ना, ये आ जाएगा। रेट इसका कितना हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 7 ना,
द क्वेश्चन ऑब्टेन व्हेन द x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का स्क्वायर इज इतना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो भी देखते हैं। डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस c को 2 माइनस x स्क्वायर से भाग देने पर क्या भागफल आता है, तो वही चीज है, भाग देना है, डिवाइड करना है आपको। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये जो है इसको चेंज कर ली, ये माइनस आ गया और इसको प्लस, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो लिख दिए। अब हम लोग क्या किए कि x का पावर 4 लाना है और यहाँ पे माइनस है, मसला ये है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर से इंटू कर दिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, x का पावर 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस और 2x का स्क्वायर हो गया। एक्चुअल में हम लोग इसको इंटू कर रहे हैं इस तरह से, तो माइनस एक्स का स्क्वायर अगर हम इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर, ये क्लियर। तो इस तरह से आता है। बहुत लोगों को माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये सब देखो हम लोग एक्सप्लेन पूरा अच्छे से क्लास में पढ़ाया गया है ये सब। माइनस 5x प्लस 6, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2 से अगर इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस 2 2 जब 4 आ जाएगा, 4 इसके साथ रख दिया हम लोग, माइनस 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 5x है और यहाँ पे प्लस प्लस 3। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि पावर जो है डिवाइजर का जो भागफल का है वो कम है। ठीक है, तो इसका आंसर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है और जहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू ट्राइस ऑफ एंगल बी है एंड ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हमें एंगल सी निकालना है। हिंदी में अगर देखा जाए तो यही चीज है कि ए बी सी दिया हुआ एक त्रिभुज है जिसमें ये चीज है, तो हमें सी निकालना है। सेम चीज है, अच्छा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, करेंगे क्या, हमें सी निकालना है। तो एक ये ले लिए और एक ले लिए हम 3 × बी 2f एंगल ए प्लस। अब ये एंगल ऐसे कैसे हो गया, अगर मान लो तीन चीज है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो x इज इक्वल टू वाई हो सकता है और y इज इक्वल टू जेड हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब अगर ये तीनों एक दूसरे का भाई है तो x y का भाई y z का भाई, मतलब सब आपस में इक्वल होगा, तो ये एक दो इसको इक्वेट कर दिया और इसको इक्वेट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि मान लो 2 और 2 तीनों इक्वल है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये दोनों को एक बार लिए और एक बार इस तरह से, इससे हुआ क्या अभी देखते हैं। ये सी को अभी रहने देते हैं हम लोग इस तरह से, ये इसको यहाँ पे देखते हैं, ट्राइस ऑफ एंगल भी 2 को इंटू कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये बी और बी है तो ट्राइस ऑफ एंगल भी, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे तो 3b में 2 भी सब्सट्रैक्ट हो गया तो एंगल बी बचा और यहाँ पे 2। अब ये 2 जो है यहाँ पे से हटा दे रहे तो यहाँ डिवाइड में चला आया, तो मतलब एंगल ए का वैल्यू जो है 1/2 एंगल बी है और एंगल सी का वैल्यू है जो ट्राइस ऑफ एंगल बी है। अब हम लोग को पता है कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है वो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, मतलब तीनों एंगल का कोणों की संख्या जो होती है वो 180 डिग्री होती है ना, कोई भी त्रिभुज में। तो एंगल ए का वैल्यू जो है वो 1/2 एंगल बी है, एंगल बी आपको ऐसा ही रहना, सी की जगह में लिख दिए थाइस ऑफ एंगल बी, ये सब हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं और वही सब चीज़ है। अब 1/2 एंगल बी, और यहाँ पे एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 हो जाएगा, मतलब बी जो है एंगल वो 4 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये 2 2 कट जाएगा तो सिर्फ एंगल बी बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 ऑफ एंगल बी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये 8b और ये 1b 9b। अब ये एंगल बी को रहने देते हैं, अभी सी निकालना है तो पहले बी निकाल लेते हैं। ये 2 चला गया ऊपर, 9 चला गया, ये इस तरह से कट जाएगा 9 2 जो, तो एंगल बी का वैल्यू जो है 20 × 2 कितना हो गया 40 डिग्री। अब हमें सी निकालना है, तो सी का क्या रिलेशन, एंगल सी इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल बी 40 आया, तो ये हो गया 120। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया 120, ये भी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे कि अगर इफ 3 माइनस रूट 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा कि एक रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक रूट। इसमें क्या दिया हुआ, यदि 3 माइनस रूट 3 द्विघात समीकरण के मूलों में से एक है तो समीकरण क्या होगा। अब ये द्विघात समीकरण है, मतलब 2 डिग्री वाला, 2 घात वाला, तो उसका 2 शून्यक होता है, ठीक है।
मूल शून्य जो भी बोलो वो होता है। तो हमें उसका समीकरण फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा ट्रिकी वाइज में भी बन जाएगा। 3 - √3 है, क्या है, एक एक्स का वैल्यू जो है वो 3 - √3। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एक एक्स का वैल्यू 3 - √3 है तो दूसरा 3 + √3 होगा। ठीक है। तो ये जब इन इरेशनल नंबर्स जो होता है, अपरिमेय संख्या का जब भी कोई भी रूट होता है तो हमेशा पेयर में पाया जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये दोनों है। तो हम क्या किए कि ये -3 और ये +√3 कर लिए, मतलब कि प्लस का इधर आया माइनस, माइनस का इधर आया प्लस। यहाँ पे भी वही किए हम लोग। अब ये जो है ये दोनों उसका क्या बन गया, गुणनखंडन मतलब फैक्टर। अब इसको इनटू करेंगे तो वो जो इक्वेशन है वही आएगा। तो ये देखो a + b a - b, ठीक है। तो a का स्क्वायर होता है और -b का, a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर, पता है ना, यही होता है। तो ये हो गया। अब a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और ये √3 का स्क्वायर बाई 3 ही हो जाएगा। ये x का स्क्वायर +9 हो जाएगा, यहाँ 6x - 3, तो x का स्क्वायर -6x ये हो जाएगा +6, तो x का स्क्वायर -6x + 6। ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ऑप्शन है इसमें बी, सॉरी हाँ बी है ये वाला, x² -6x + 6 ना, सॉरी ये ऑप्शन है। अब उसी तरह से 10 में है y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स एंड 15 ईयर्स बैक। 15 ईयर्स पहले चल जाओ, x एज वॉज 3/4 ऑफ y एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। अगर इसका हिंदी फॉर्मेट देखें तो y जो है x से 7 वर्ष बड़ा है, और 15 वर्ष पहले x की y की उम्र की 3/4 थी, तो x की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो y जो है x से 7 वर्ष बड़ा है, तो क्या किया जाए, इसको प्रेजेंट एज उसका x और y ही है अभी, तो y जो है वो x से 7 ईयर्स बड़ा है, ये है। और 15 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स पहले जो है x एज वाज 3/4 ऑफ, तो x का एज 15 ईयर्स पहले 15 माइनस होगा, और 3/4 y एज, तो y मतलब 15 साल पहले, तो 15 माइनस में हो जाएगा ना। तो ये चीज़ है, ये दो रिलेशन निकला। अब क्या करेंगे इसका, ये इसको इधर लगा देंगे तो x - 15, और यहाँ पे 3y, अच्छा इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, y - 15। अब ये हो जाएगा 4x - 60, ये हो जाएगा 3y - 45 ना, ये इंटू हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू है x + 7, तो यहाँ पे 4x ठीक है अपनी जगह में माइनस, अब यहाँ पे 3y के प्लेस में लिख दिए x + 7 और -45, ये 4x - 60 हो गया, और यहाँ पे 3x + 21 - 45 हो गया। क्लियर है ना। अब देखो ये 4x, सॉरी ये 4x और 3x x जगह पे है। अच्छा हमें x का प्रेजेंटेज निकालना है ना, क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रेजेंटेज x। क्लियर। तो 3x हो गया, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो जो भी चीज़ है एकदम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -24। अब यहाँ पे 4x - 3x - 24 + 60, तो ये हो जाएगा 36। x का वैल्यू कितना हो गया, 36। तो आराम से बनाना है, आंसर तो आएगा ही आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो, हर हाल में आएगा। द मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर इज, ठीक है, मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, माध्य होता है। क्या होता है, माध्य, एवरेज, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत आता है और आगे भी आएगा। तो 12 नेचुरल नंबर्स बोले तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 है ना, +11 + 12 ये है, और डिवाइड बाय 12 है ना, 12 ही ना बोला, सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 3 3 6 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 28 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 और ये 45 55 55, इधर 55 हो गया, और ये 11, ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा मेरे पास 78 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको काट देते हैं पहले, तो 39/6 हो जाएगा। फिर अगर ये कटेगा तो 3 2 जा,
ये 6.5 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 6.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी है इसका। क्लियर है। तो इस तरह से बन जाएगा। 12 नंबर है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये इक्वेशन दिया हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक ये है, और एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स को साथ में लिखते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स को साथ में, और एक नीचे में क्या किया, ये वाला एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4। अब देखो ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर, तो अपनी जगह में, बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चा भाई आ जाता है। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर हो जाएगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 बार आया। अब इसके बाद फिर से देख लो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 8 माइनस वन बाई एक्स का पावर 8, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स का पावर 8 माइनस वन बाई एक्स 8, हिंदी में भी उसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 23 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 देन द न्यू मीन। पूरा कि मीन है, मतलब कि यहाँ पे अगर हिंदी में दिक्कत हो रहा है बच्चों को देख लो, कहाँ है 15 अवलोकनों का मान, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन 23 है, माध्य दिया गया है यहाँ पे 23 माध्य इज इक्वल टू, तो यदि प्रत्येक अवलोकन को 2 से गुना किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो इसका आंसर कुछ नहीं, 23 को 2 से इंटू कर देंगे तो 20, ठीक है, 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 46। क्लियर है। इसके बाद क्या है कि 14 नंबर है पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14 और पी स्क्वायर प्लस 13p प्लस 42, तो उसका समान गुणनखंड क्या होगा, समान मतलब कॉमन, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बोला था, कॉमन फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14 एंड पी स्क्वायर प्लस 3p, ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, हम लोग पढ़े फैक्टर क्या होता है, उसे गुणनखंड कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा ये, पहले तो पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14 का हम लोग ये कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो हम लोग को पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं, तो हम लोग 9p को ऐसा लिखेंगे कि जब प्लस करेंगे तो 9p आए और इंटू करेंगे तो 14 आए, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2p प्लस 7p। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, सबको पता होगा p प्लस 2 हो जाता है, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो p प्लस 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे p प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बचा p और यहाँ से निकल गया तो बचा, तो मतलब p प्लस 2 और p प्लस 7 आया इसका। अब एक और है, क्या है, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 42, तब इसका करते हैं हम लोग p स्क्वायर प्लस 13 है सॉरी, तो 13p को प्लस प्लस करना है, तो प्लस करने पे 30p आया, इंटू करने पे 42 आया, तो हम इसको लिख दिए 6p प्लस 7p प्लस 42। अब इससे क्या हो गया कि ये हमारा ग्रुपिंग हो गया, यहाँ से p कॉमन ले लिए तो p प्लस 6 हो गया, यहाँ पे 7 कॉमन ले लिए तो p प्लस 6 हो गया। अब p प्लस 6 p प्लस 6 कॉमन, तो p प्लस 7, तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, p प्लस 6 और p प्लस 7 इंटू में p प्लस 2 p प्लस 7, तो ये कॉमन है p प्लस 7, क्या p प्लस 7 बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 161 इफ वन ऑफ द नंबर इज 30% मोर देन अदर देन द नंबर्स आर, है ना। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या है, दो संख्याओं का योग 161 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है और 30 तक अधिक है तो संख्याएं जो है वो क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 एंड 91। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है, 70 एंड 91 इसको सॉल्व करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बोला सम ऑफ टू नंबर इज, तो एक को x ले लिया और एक को y ले लिया और ये 161 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 30% मोर देन द अदर, तो एक नंबर जो मान लीजिए x है वो y से जो है 30% ज्यादा है, 30%, मतलब y प्लस 30% ऑफ y, ये है कॉन्सेप्ट। कैसे, अगर मान लीजिए हम आपसे 30% ज्यादा है तो मेरे पास 130 है, कैसे है, 100 प्लस 30% ऑफ 100, मतलब इस तरह से, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पे x हो जाएगा ये y प्लस 30/100। इसका बहुत सारा तरीका है, दो वेरिएबल्स से भी, एक वेरिएबल से भी बना सकते हो, बट आप लोग दो वेरिएबल्स पढ़ लियो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3/10y। अब क्या करना हमें, x, अच्छा दिख नहीं रहा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और 1 एलसीएम ले लिए तो 10y प्लस 3y। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, x और 10 इधर चला आया मतलब ये, तो ये हो जाएगा 13y। अब क्या करना है कि x के प्लेस में 161 माइनस वाई, मतलब ये प्लस वाला इधर चला है, तो x का वैल्यू जो है 161y, 161 माइनस वाई कर दिया और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। और ये 13y, अब इसको इंटू करें तो 1610 माइनस 10y और यहाँ से 13y। समझ आ रहा है बात, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। तो 1610, ये 13y और ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो ये 23y हो गया और यहाँ पे 1610। अब हमें y का वैल्यू चाहिए तो 1610/23 और y को यहीं रहने देता। अब इसको काटना पड़ेगा तो ये 7 बार में कट जाएगा और 0 तो 70। y का वैल्यू क्या आ गया, 70 आ गया। तो हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर देंगे 161 माइनस वाई के प्लेस में 70, तो कितना आ जाएगा 91, ठीक है। तो 70 एंड 91 इसका ऑप्शन था, ये वाला वो बन गया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो ये पीएफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बना दिए इसको, जो कि क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 -2 इन वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या बोला 16 में, बोला कि वाई अक्ष में बिंदु -3 या -2 का प्रतिबिंब बताइए। तो देखो क्या होगा, ये होगा क्या, समझना है अच्छा से, कि जैसे कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। ये वाई, सॉरी वाई डैश, या एक्स और एक्स डैश। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है -3 -2 है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रांट में तीनों दोनों माइनस में होता है, तो ये -3 होगा और ये -2 होगा। तो अगर इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये यहाँ पे बनेगा, तो इसका क्या पॉइंट होगा। तो देखो यहाँ पे ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 और इधर से 1 2 माइनस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 -2। क्या हो गया ये 3 -2 है। बाकी लोग को समझ में नहीं आया हम क्या बोले, जैसे कि समझो बात, यहाँ पे फिर से समझाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 -3 है, -1 क्लियर। तो ये जो -3 और -2 कहाँ पे होगा, तो 1 2 3 और ऊपर में -2, तो इस पॉइंट में आ रहा -3 और -2, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये सेम डिस्टेंस में होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे का जो है कोऑर्डिनेट जो है क्या होगा उस पॉइंट का, तो देखो ये 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया एक्स, और 1 और 2 ये माइनस में आ गया क्योंकि ये -1 है ना, ये -2 है, -2 है, -3, तो ये 3 -2 आ जाएगा। 3 -2 ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब 17 देखते हैं, इसमें क्या है, वेन 31/16 -3/4 9/25 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो चलो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है, किसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो सबको करते हैं। अच्छा 81 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 4, और 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ठीक है, ये माइनस है, इसको हम करेक्शन करवाए थे। अब इसको क्या लिखे, 9 को लिख सकते 3 का पावर 2 और इसको 5 का पावर 2, यहाँ पे 3/2, अब यहाँ पे डिवाइड है। अब इसको क्या लिखे हम लोग, इसको चेंज भी, अच्छा रहने दो इसको, -3 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये 3/2 का ये हो जाएगा पूरा, और 4 ये पूरा में -3/4, मतलब हम लोग को पता है कि अगर a का पावर m और b का पावर m रहेगा तो a/b का पावर क्या हो जाएगा, होल m हो जाएगा, है ना। तो ये जो 4 था वो निकाल दिए, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। 3 का पावर 2 है, अब 5 सॉरी, इसको निकाल देते हैं, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे है 3/2। अभी डिवाइड में इसको अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम इंटू करेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा और 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा 3/2 का पावर -3, और यहाँ बचेगा 3/5 का पावर 3, ठीक है। और ये डिवाइड है, ठीक है ना, ठीक ना। इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन इसको ऐसा ही रहने देते, ये पलट देते, ये 2/5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, पहले डिवाइड का काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 3/2 का पावर, इसको भी चेंज कर देते, 2/3 का पावर 3। अब इसको क्या कहते हैं, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। और इस तरह से 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 8, और यहाँ 125 हो गया। ठीक है, इसको पूरा तोड़ रहे हैं हम। इसको करेंगे 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 27/125, और ये डिवाइड्स का उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए। ये 125 कट गया, ये 27 कट गया, ये 8 भी कट गया, तो आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से भी प्लस माइनस कर सकते हैं, पर थोड़ा लेंदी जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको काट लिए। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आ गया, बोली तो 1। फिर क्या नंबर 18 है, इफ y इज इक्वल टू m प्लस m का स्क्वायर प्लस m की डॉटेड इंफिनिटी व्हेन m इज लेस देन द वैल्यू ऑफ m। इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, y/1 प्लस y फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, आर द ट्रायंगुलर नंबर्स द स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर नंबर दैट एग्जैक्टली, बोला कि ये 1 3 16 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर्स है। अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है ये समझते हैं। अच्छा, दिख नहीं रहा कि देखो कुछ क्वेश्चन क्या है कि 1 3 16 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर है। तो ऐसा सबसे छोटा ट्रायंगुलर नंबर चाहिए जो 9 से डिवाइड। अच्छा, इसका हिंदी भी हम नहीं पढ़े हैं, हिंदी दिखा देते हैं क्या है लिखा हुआ। हिंदी में लिखा हुआ है कि 1 3 16 जो है त्रिकोणीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या, मतलब 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताए जो वो त्रिभुजाकार होगी। तो क्या करना आपको, देखो ये 1 3 6 और 10 जो है वो कहाँ से आया समझना होगा आपको। देखो ये 1 को छोड़ दो, 3 को देखो, 2 + 1 से होगा, मतलब 1 + 2। इसको करेंगे तो 1 + 2 + 3 होगा, इसको करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 होगा, मतलब ये पीछे वाले नंबर्स को जोड़ते चलेगा। तो ये 10 हो गया। अगर हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 15 हो जाएगा। उसी तरह से और आगे बढ़ाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी तरह से और आगे बढ़ाएंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। उसी तरह से 8 जोड़ देंगे, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे छोटा नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 36 है, ऑप्शन नंबर सी। ये 20 नंबर क्या बोल रहा है कि एवरी पर्सन इन रूम शेक हैंड, ये हुड, ठीक है, हुड लिखा हुआ, बट हैंड्स विथ एवरी अदर पर्सन, मतलब रूम में ढेर सारे लोग हैं, सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ हैंड है 45, मतलब सब लोग एक दूसरे से म्यूचुअली जो है हैंडशेक कर रहे हैं, तो 45 नंबर ऑफ हैंडशेक हुआ, नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। उसी तरह से हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यही चीज है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति, अच्छा दिख नहीं रहा, दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो एक्टिव में, तो ये देखो क्या होगा, ये एक फॉर्मूला होता है n/n-1 to 2 = 45। ठीक है, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा n-1, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 45 to 90 हो जाएगा, ये n का स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का इधर आया तो माइनस। ठीक है, अब इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, बीच वाले पद को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो n का स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ग्रुपिंग कर लेते, तो n-10 प्लस ये हो गया। अब यहाँ से n-10 और n-10 कॉमन, तो n + 9 हो गया = 0। एक n-10 से 0 से इक्वेट करेंगे और n + 9 से 0 से इक्वेट करेंगे, तो n का वैल्यू 10 आएगा और यहाँ पे n का वैल्यू माइनस, तो नंबर ऑफ पीपल जो है, पर्सन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा था 20 तक। अब हम लोग साइंस का देखेंगे, तो देख लेते पहले क्वेश्चन सारा कहाँ कहाँ है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रख लेते हैं पहले, है ना, क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, लीड एंड, और कौन है डैश यहाँ पे कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे क्या है, शीशा और डैश उष्मा के तुलनात्मक रूप से खराब चालक, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक हो गया था, उसको सही किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो पारा हो जाएगा, पारद कहते हैं इसे, यहाँ पे मरकरी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो लीड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर 22 में है, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द, तो ये मेलिएबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में कुछ धातु को पीटकर पतली शीट बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसे आघात वर्धीनता कहते हैं। ये सारा आपको करेक्शन हो गया है। ठीक है,
थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था। फिर 23 में है ब्रॉन्ज इज एन एलो ऑफ कॉपर एंड जिंक क्रोमियम निकेल टिन। यहाँ पे कांस तांबे तथा मतलब कांस जो है वो तांबे और किसका मिश्र धातु है, तो वो टिन का है, इसका टिन का। अब 24 इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, तो वो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, द ऑड ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ब्रॉन्ज जो है वो किसका एलॉय है, कॉपर का और किसका, तो टिन का। यहाँ पे 23 में कांस जो है तांबे और किसका है, तो टिन का है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वो सब क्वेश्चन में थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे क्या है, मीथेन जो है मेजर कंपोनेंट है सीएनजी का, ऑप्शन है 24 का, और यहाँ पे भी 24 का। ठीक है ना। अब 25 में क्या है, इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सॉरी 25 ना, माफ कीजिएगा, 25 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन कौन सा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और जेडन मतलब जिंक है। ठीक है, एमजी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है एल्युमिनियम सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर जिंक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी बोला प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, पहले सबसे रिएक्टिव मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, और फिर आयरन। ठीक है, तो इसका जो है वो बी हो जाएगा ऑप्शन आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आप यहाँ पे बी टिक कर दो। अब इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग देखें तो हिंदी में है कितना, 26। निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा। ये सब तो पारंपरिक है, लाइक लकड़ी, गोबर गैस, कोयला हम लोग घर में करते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड, कौन सा रीजन में होता है, तो हिली एरिया में होता है, हिली ट्रेन्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी इलाके में जो है ये होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये है 28 में, एच आई वायरस अटैक वन ऑफ द फ्लोइंग सेल। एच आई वायरस जो है कौन सा सेल में अटैक करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी है, एच आई वायरस हमारे शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा कोशिकाओं में करता है, तो श्वेत रक्त कोशिका, है ना। ये बाहर से जितना भी वायरस होता है उससे लड़ता है, श्वेत रक्त कोशिका। फिर क्या है, द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो लाइट प्रोड्यूस करने वाला जो डिवाइस जो है एनर्जी एफिशिएंट, वो क्या है, तो डीएलएफ, सीएफएल, एफसीएल, एलपीजी, ये बी हो जाएगा इसका। सीएफएल आपके घर में बदल जलता होगा, है ना, अभी एलईडी आ गया, इससे पहले जितना भी था सारा सीएफएल था। तो कहाँ पे है, यहाँ पे सीएफएल 31 ना, तो 30 यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा का कुशल उपकरण क्या है, तो सीएफएल। क्लियर, सीएफएल है। एक्चुअल में ये हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हिंदी इंग्लिश में। अच्छा, ये 29 हम छोड़ दिए, केमिकल नेम ऑफ नौसादर, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी वही नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, 30 तक हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ, यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा ऑस्टेड, फैराडे, बोर, एम्पियर, ऑस्टेड। क्लियर है, तो इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की खोज की। इसके बाद है 1 न्यूटन डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। 1 न्यूटन जो है वो कितना डाइन का इक्वल होता है, तो ये होता है, ठीक है, 10⁵ डाइन, 10⁻7 माइनस ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू इस तरह से इतना डाइन हो जाएगा। क्लियर, 1 न्यूटन के बराबर होता है। फिर केपलर के ग्रही गति के नियम के अनुसार 33, क्या 33 अगर हम देखें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये आर जो है वो सेमी मेजर है, और टी जो है वो जो रोटेट करता है इलिप्टिकल एक्सिस में टाइम पीरियड है, तो आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टाइम टेकन जो होता है उसका ये होता है स्क्वायर होता है। क्लियर, तो ये ऑप्शन सी हो गया। फिर 34 में है डाइवर्सिटी विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन ग्रुप्स आर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्या है, निम्नलिखित में किस समूह की विविधता अधिकतम है, सबसे ज्यादा विविध, सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के पाने में पाए वाले, तो वो होता है फंगई, है ना, फंगई बहुत ज्यादा है। इसमें हो जाएगा कवक, कवक हो जाएगा।
इसके बाद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नॉन एज द, तो बड़ा बड़ा बॉडी का मतलब है कि जो सन है, स्टार्स है, जितने सारे प्लैनेट्स है, तो वो कौन सा ब्रांच में आता है, वो एस्ट्रोनॉमी में आता है। किस में आता है? एस्ट्रोनॉमी में आता है। 36 का आकाश से पिंडों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो खगोल। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अच्छा, 35 छोड़ ही दिए थे। महासागरीय कार्बन भंडार का निर्माण होता है, द ओशनिक कार्बन रिजर्वेयर कंस्टिट्यूट कितना परसेंट? तो वो 71% कार्बन होता है। टोटल ग्लोबल जो है वो 71% है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर भुला गया, करेक्शन वाला, ये हम नया वाला निकाले। थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, अब क्या ही बोले, जो चीज़ वक्त में ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रीन प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज, तो जो सोलर सिस्टम में ग्रीन प्लेनेट किसे कहा जाता है? यहाँ पे हिंदी में क्या है कि आकाश कहाँ पे है, सौर मंडल में हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण ग्रह। क्या अरुण? मतलब वीनस, वीनस जो है वो क्या है सबसे, सॉरी यूरेनस ना, अरुण को यूरेनस कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन का मिस्टेक है, और बाकी सब सेम है। और 38 है, द वर्ल्ड नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च बाय विच कंट्री फर्स्ट, तो ये है द वर्ल्ड नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च बाय विच कंट्री, तो ये साउथ कोरिया सबसे पहले 5G लॉन्च किया था। यहाँ पे भी साउथ कोरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 39 है कि विच ईयर डिड क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, तो अमेरिका को जो है कोलंबस जो है वो कब ये किए थे? तो 1492 में, 1492 में। 40 में है व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड, तो वो है जुलाई 28 1914 में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है हमारा सोल्यूशन है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं देख करके। और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में, हम लोग नेक्स्ट टाइम से सोचेंगे नेक्स्ट क्विज में कि प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे कि और अच्छे से बनाया जाए, जितना भी मिस्टेक हो उसका सुधार किया जाए। ठीक है।